गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक वर्ड पर। आज की क्लास 12th के लिए है और टॉपिक है डिटर्मिनेंट। और 4.1 एक्सरसाइज हमारी पिछली क्लास में हो चुकी है। आज हम 4.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसमें लगने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आर रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर उनकी रो को कॉलम में चेंज कर दे या कॉलम को रो में चेंज कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट एज इट इज ही आएगा। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेती हूँ। कोई मैट्रिक्स ए है और वो है 2 3 1 एंड 5। ठीक है, 2 by 2 ऑर्डर की मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। तो एक तो मैंने डिटर्मिनेंट निकाला सिंपल मैट्रिक्स का। तो ये देखिए क्या हुआ, ये हुआ अपना 10 - 3 = 7। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, अगर रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो तो भी आंसर वो का वो आएगा। तो अगला जो डिटर्मिनेंट मैं निकाल रही हूँ, मैंने मैट्रिक्स ए को चेंज कर दिया 2 3 1 5। ठीक है, चलो मैं इस मैट्रिक्स का बी नाम दे देती हूँ। अब इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो देखिए सोल्व करो, ये हुआ 10 - 3 यानी कि 7। तो देखिए दोनों ही सिचुएशन में जो आंसर आया डिटर्मिनेंट का वो सेम आया। अगर रो को कॉलम में चेंज कर दो तो पहले वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और जो चेंज करने के बाद जो दूसरी मैट्रिक्स बनी है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा सेम आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, if any two row or column of a determinant are interchanged then sign of determinant change। अगर हमारी मैट्रिक्स है, अगर उसमें तुमने रो या तो दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो जो डिटर्मिनेंट का आंसर होगा वो साइन में अपोजिट होगा। यानी अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 5 निकल रहा था और हमने उसकी रो चेंज कर दी तो एक नई मैट्रिक्स बनी और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो -5 आएगा। तो देखिए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने ए और वो ले ली मैंने 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जो सोल्व करेंगे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये हो गया 4 - 6, ये हो गया -2। ठीक है, अब मैं एक नई मैट्रिक्स बना लेती हूँ और वो मैं बनाऊंगी कैसे, इनका जो या तो दो रो को आपस में इंटरचेंज करना है या किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है। तो मैं ये कॉलम को चेंज कर लेती हूँ, 2 4 1 3 मैंने ये चेंज कर लिया और फिर इसका आंसर निकालना है। सॉरी, यहाँ आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू, ये हुआ 6 - 4 तो आंसर हुआ +2। तो देखिए ए का डिटर्मिनेंट वो -2 हुआ और बी का डिटर्मिनेंट +2 आया। तो एज इट इज लेकिन साइन अपोजिट होगा। अब करेंगे थर्ड इसकी प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अगर तुम्हारी कोई मैट्रिक्स है, अगर उसकी कोई दो रो या फिर दो कॉलम एक जैसे आ जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट होगा 0। तो इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। तो वो मैंने क्या ली, एक मैट्रिक्स ए ली और उसके अंदर मैंने लिख दिया 1 2 1 2। तो देखिए इसमें हमारा जो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड है सेम है। तो जब इसका डिटर्मिनेंट जब तुम निकालोगे तो देखिए क्या हुआ, 2 - 2 यानी कि 0। तो चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे ऑर्डर कितना भी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर उसकी दो रो या दो कॉलम एक जैसा आ रहा है
तो उसका डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा 0 आता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, if each element of row or column of a determinant is multiplied by constant k, then its value gets multiplied by k। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर कोई मैट्रिक्स है तुम्हारी, ठीक है, और उसके किसी एक रो या एक कॉलम को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दे, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो के टाइम होगा उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के। देखिए मैं लिख के बताती हूँ क्या है इसका मतलब। जैसे ये तुम्हारी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया 1 2 3 4 ले लिया, ठीक है। तो क्या करना है, अगर किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं के से कर लेती हूँ फर्स्ट रो को, तो 1k एंड 2k, 3 एंड 4, तो ये मैट्रिक्स बी नाम दे देती हूँ। तो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो सोल्व कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा 4k माइनस 6k, और ये अपना आंसर आया माइनस का 2k, ठीक है। तो और ए का जो डिटर्मिनेंट है वो भी हम निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हुआ हमारा 4 माइनस 6 यानी कि माइनस का 2। तो देखिए जो बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स है इसके डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन है, बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू -2, तो हमारा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है, तो -2 की जगह हम लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू कर देते हैं के, ठीक है। तो ये इस में यही कहना चाह रहा था, अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी किसी एक रो को या एक कॉलम को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दे, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा, जो ये नई मैट्रिक्स बनी है इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, ये जो मैट्रिक्स है ये डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा कि जो पहले वाली जो मैट्रिक्स थी वो और इनटू में जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया है के इनटू में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if some or all elements of a row or column of determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। तो देखिए ये वाला मैं एग्जांपल से ही समझाती हूँ इसका क्या मतलब है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा होगा a1 प्लस लैम्बडा 1, a2 प्लस लैम्बडा 2, a3 प्लस लैम्बडा 3, यहाँ b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। ये मैंने 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले ली। तो जो इसकी फर्स्ट रो है उसके जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट हमारे कैसे हैं, दो टर्म के सम के रूप में है। तो इसमें ये बोला गया है अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो या तो कोई मतलब रो के कंप्लीट एलिमेंट किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के एक रो या एक रो से ज़्यादा भी हो सकती है, अगर ऐसी पोजीशन पे आए मतलब सम के रूप में हो तो उसको हम अलग अलग एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए इसको लिख के दिखाती हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है ना तो बीच में प्लस लगा दिया, फिर आएगा λ1 λ2 λ3, नीचे b1 b2 b3 एंड c1 c2 एंड c3। तो इसको हमने क्या करा, सम के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। अगर कोई रो या कॉलम में एलिमेंट सभी एलिमेंट कैसे हैं, प्लस के रूप में है, दो टर्म्स का प्लस है, तो उनको हम
किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको अलग अलग लिखकर दो डिटर्मिनेंट में उनको चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ टू ईच एलिमेंट of any row or column of a determinant, the equimultiply of corresponding element of other row or column are added, then the value of determinant remain same। तो देखिए इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ और उसी एग्जांपल से इसको समझाती हूँ। इसके लिए क्या लिया, मैट्रिक्स ए ली और उसके अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लेती हूँ डायरेक्ट। उसमें मान लीजिए ये एलिमेंट थे A1 A2 एंड B1 B2, ठीक है। इसमें ये कहना चाह रहे हैं, अगर हम किसी रो को या कॉलम को इस तरीके से चेंज कर दें, जैसे मैं रो को चेंज कर लेती हूँ, रो 1 को मैं चेंज कर देती हूँ रो 1 प्लस में के टाइम ऑफ रो 2, ठीक है। तो देखिए ये क्या चेंज हो जाएगा, ये हो गया रो 1 एज इट इज लिखनी है और उसमें के से रो 2 को मल्टीप्लाई, यानी ये करना है इस एलिमेंट को तुम्हें कर देना है के से मल्टीप्लाई और फिर रो 1 में ऐड कर देना है। तो ये जो अपनी रो 1 है वो क्या चेंज हो जाएगी, A1 प्लस में के टाइम ऑफ B1, फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया, और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो होगा A2 प्लस में के टाइम ऑफ B2, ठीक है। और ये एज इट इज। अगर किसी रो को या कॉलम को इस तरीके से चेंज कर दे कि किसी दूसरी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, वो कांस्टेंट सेम होना चाहिए और हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर उस रो में ऐड कर दे। जैसे मैंने इसमें करा है R1 को चेंज किया, R2 को K से मल्टीप्लाई करके उसे R1 में ऐड कर दिया, तो सेम टर्म मैंने ये के ली है और इस कांस्टेंट से मैंने R2 को करा मल्टीप्लाई और R1 में ऐड कर दिया। तो जो ये नई एक डिटर्मिनेंट बना है और एक पुराना डिटर्मिनेंट था, इन दोनों का आंसर एक जैसा ही आएगा, ठीक है। तो चाहे ये वाली जो मैंने करा है, ये मैंने प्रॉपर्टी लगाई है, ये रो पे लगाई है और फर्स्ट रो पे लगाई है, हम किसी भी रो पे लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इसके डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम एज इट इज आएगा। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी बच्चों, ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझनी है और अगर ये आपको समझ में नहीं आएगी तो आप जो 4.2 एक्सरसाइज है वो नहीं कर पाएंगे। और 4.2 एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन भी बनता है उसमें फाइनल में। तो ये सभी जो प्रॉपर्टीज है अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए और नेक्स्ट वीडियो हम 4.2 की डालेंगे। ओके चलो बच्चों, बाय बाय।